स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। वेर, लेट और कॉस्ट। कॉस्ट तो बिल्कुल दोनों से अलग है। कॉस्ट के थ्रू जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसमें आप री इनिशलाइज नहीं कर सकते वैल्यू, सिंगल टाइम इनिशलाइजेशन होता है। लेकिन लेट और वेर में अंतर ये है कि वेर के द्वारा आप री डिक्लेयर करते हैं और री इनिशलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन लेट के द्वारा जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसको आप एक ही बार डिक्लेयर करेंगे। हाँ, इनिशलाइज बार बार कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा अंतर ये है कि अगर आप चाहते हो कि वेर के द्वारा पहले वेरिएबल बाद में बनाओ और उस वेरिएबल को यूज पहले कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। ये नहीं कर सकते हो। वेर के केस में कर सकते हो, लेट के केस में नहीं कर सकते। लेट के केस में क्या नहीं कर सकते? ये नहीं कर सकते कि आप वेरिएबल बाद में डिक्लेयर करो, पहले इनिशियलाइज कर लो। ये पॉसिबल लेट के केस में नहीं है। अब चलो, ये बातें मैं बोल रहा हूँ और थोड़ा सा अभी रिपीटेशन में भी गड़बड़ हो गया, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए क्या करता हूँ, एक एग्जांपल सेट करता हूँ इसके लिए। तो स्क्रिप्ट अगर मुझे यूज़ करना है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, सपोज हमने लिखा x और x का वैल्यू क्या रखा 10। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद हम फिर लिखते हैं वेर x, ऐसा भी कर सकते हैं। और x को मैं बाद में कर रहा हूँ और कंसोल डॉट क्या करता हूँ मैं, लॉग। और किसे लॉग कर लूँ, x को। अब मैं पूछूँ कि इसमें कोई एरर है या नहीं, तो बोलेंगे इसमें कोई एरर नहीं है। जबकि यहाँ मैंने क्या किया है, अगर तरीके से मैं बोलूँ तो यहाँ मैंने इनिशलाइज किया है द वेरिएबल। और यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ क्या किया हूँ मैं, डिक्लेयर किया हूँ, डिक्लेयर द वेरिएबल। और यहाँ क्या किया हूँ मैं, प्रिंट किया हूँ, प्रिंट द वैल्यू या प्रिंट द वेरिएबल। कंसोल पे मैं प्रिंट किया हूँ। सारे लाइन का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पूछा जाए कि कोई एरर है, तो बोलेंगे नहीं, एरर नहीं है। क्यों नहीं एरर है? क्योंकि आपने वेर कीवर्ड का यूज़ किया है। अगर वेर कीवर्ड यूज़ करके आप कोई वेरिएबल पहले इनिशलाइज कर लेते हो, बाद में अगर डिक्लेयर करते हो, फिर भी कोई एरर नहीं है। लेकिन लेट के साथ ये अलाउड नहीं है। लेट बोलता है कि पहले आप क्या करो, डिक्लेयर करो तो इनिशलाइज करो। अगर फिलहाल के लिए मैं इस सेम प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, अभी कोई आउटपुट इंस्पेक्ट करके देखो। कंसोल पे आ जाए हम लोग। क्या आ रहा है, कोई एरर है? इवन कि 10 वैल्यू आ रहा है। अब सेम काम मैं करता हूँ किसके साथ, बस ये जो मैंने वेर लिया है ना, मैं यहाँ पे लेट लेता हूँ। पढ़िए और बताइए, यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि x को पहले डिक्लेयर करने से पहले आप इनिशलाइज करना चाहें, ये अलाउड नहीं है और तरीके से होना भी नहीं चाहिए। पहले डिक्लेयर तब नहीं इनिशलाइज, पहले ही इनिशलाइज फिर डिक्लेयर। ये तो वही बात हो गया कि कोई किसी के साथ 1-2 साल से रह रहा है, खा रहा है, घूम फिर रहा है, बाद में पूछता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। पहले डिक्लेरेशन तो इनिशलाइजेशन, या पहले इनिशलाइजेशन तो डिक्लेरेशन। लॉजिकली पहले क्या होना चाहिए, पहले डिक्लेरेशन होना चाहिए दैन इनिशलाइजेशन होना चाहिए, ना कि पहले इनिशलाइजेशन दैन डिक्लेरेशन। तो लेट बिल्कुल सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। लेकिन वेर तरीके से गलत कर रहा था, लॉजिकली ये गलत था कि आप क्या करो, पहले इनिशलाइज करो दैन डिक्लेयर करो। तो ये भी एक बड़ा अंतर है लेट और। तो मैं यही बात कर रहा था, इस पॉइंट को पहले क्लियर करूं। तो लेट और वेर में बिल्कुल क्लैरिटी है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ पे वेर का यूज़ किए हो, सही है, और दोबारा से भी अगर आप इसको क्या करते हो, ऐसे लिखते हो वेर x = 20, अभी कोई एरर नहीं है कि है, नहीं कोई एरर नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं दोबारा से आऊँ यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ तो 20 वैल्यू दिखा देगा एज यूजुअल, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप इसको वेर की जगह किसका यूज़ किए हुए रहते, लेट का यूज़ किए हुए रहते। अब इसका कोई अर्थ नहीं है, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ।
और ये वैर हटा के मैं क्या लिखने वाला हूँ, लेट। अब यहाँ क्या आने वाला है, एरर आने वाला है। क्यों? क्योंकि री इनिशलाइजेशन अलाउड नहीं है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो याद रखना है। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आपको तो आप भूल जाइए, क्योंकि आपका जन्म 2015 के बाद हुआ है। किस फील्ड में? डेवलपमेंट में। अगर आप वैर नहीं भी यूज़ करते हो तो कोई इशू नहीं, आप लेट यूज़ कीजिए, ठीक है। मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एफिशिएंट माना जाता है लेट का यूज़ करना, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम लोग लेट के साथ चलें। अच्छा, वेरिएबल में एक चीज़ और है कि वेरिएबल जब भी आप बनाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक क्या, लोकल, और दूसरा क्या, ग्लोबल वेरिएबल। जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के साथ ही एक कॉन्सेप्ट और यूज़ होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। अलग से क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी एलोकेशन जो टेक्निक होता है, मेमोरी एलोकेशन मेथड जो होता है, जो टेक्निक होता है, वो दो होता है। पता है या नहीं आप लोगों को? कितने लोगों को पता है? जो सी लैंग्वेज पढ़ा होगा उसको ज़रूर पता होगा। क्या कहा जाए? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है और दूसरा क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि आप सबसे पहले ये बता देते हो किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर को कि भाई ये जो वेरिएबल मैं बना रहा हूँ उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, साइज़ क्या होगा। जैसा कि आप अगर कहीं ऐसा लिखे देखे होगे इंट एक्स, तो इसका मतलब क्या है जानते हो? आप ये बता चुके हो कंपाइलर को कि ये जो एक्स नाम का वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, इसका साइज क्या होगा, 2 बाइट का होगा। आप पहले ही बता दिया। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि आप इसका साइज नहीं बताते हो, आप सिर्फ ऐसे लिखे हो और इसमें जो वैल्यू डालोगे, जैसे अगर मैंने इसमें वैल्यू डाल दिया 5 तो इसका टाइप क्या हो गया, इंटीजर। अगर मैं इसमें 5 ही डाला लेकिन सिंगल कोट में रखा इस 5 को तो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अगर मैंने इसमें क्या लिख दिया, ट्रू, तो ये क्या हो गया, बुलियन हो गया। तो इसका टाइप हम पहले से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्या, लिमिट कर रहे हैं क्या कि ये इंटीजर होगा कि बुल होगा कि स्ट्रिंग होगा? नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब हो गया कंपाइल टाइम, कंपाइल का स्पेलिंग सही है, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। एक सिंगल लाइन में आप कह सकते हो कि जब कंपाइलेशन के टाइम में ही मेमोरी एलोकेट हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन। लेकिन ये क्या है, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। अगर मेमोरी का एलोकेशन रन टाइम पे हो रहा है, मतलब जब इसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है। एक्चुअल में वैल्यू कब इनिशियलाइज होता है, जब प्रोग्राम हमारा रन होता है, यूजर कोई वैल्यू इनपुट करता है। तो जब यूजर ने वैल्यू इनपुट किया उस समय जब उसको मेमोरी मिली तो क्या बोलेंगे उसको, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ दिक्कत क्या था जानते हो? क्यों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया प्रोग्रामिंग में? इसलिए लाया गया क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो पहला चीज आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इसमें इंटीजर रखाएगा, और बाद में हमको फ्लोट टाइप का वैल्यू रखना होगा तो रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। पहला तो लिमिटेशन ये लगा दिया हमने। दूसरा सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि इसका साइज आप रिस्ट्रिक्ट कर दिए हो 2 बाइट का। अब अगर मान लो कि 3 बाइट का डेटा रखना होगा तो आउट ऑफ मेमोरी जाएगा, मतलब मेमोरी वहाँ शॉर्टेज हो रहा है। और अगर मान लो 1 ही बाइट का डेटा रखते हैं तो 1 बाइट का वेस्टेज जा रहा है। मतलब शायद ही 1% ऐसा केस बनेगा जिसमें ना तो शॉर्टेज होगा ना वेस्टेज होगा। 99% केस में होगा या तो शॉर्टेज या तो वेस्टेज। अब दोनों ही नुकसानदेह है हमारे लिए। शॉर्टेज हो तो ज्यादा नुकसानदेह है, वेस्टेज हो तो भी नुकसानदेह है। तो होना क्या चाहिए कि जितना यूजर ने डेटा डाला मेमोरी उतने ही साइज का एलोकेट हो तो क्या कैसा रहेगा, तो ना वेस्टेज होगा ना। अब मान लो कि काजल ये पहले ही से डिसाइड कर ले कि इसके घर में जो लोग भी आएंगे, जो भी मेहमान आएंगे, सबको 4 ही रोटी देगी। अब कोई मेहमान ऐसे हो
जैसे दीपू है, कभी बोले हम 8 रोटी खाएंगे, तो यहाँ तो शॉर्टेज हो गया इसके लिए। और मान लो मुन्ना गया, अब मुन्ना बोलेगा हम 2 ही रोटी खाते हैं, तो वहाँ वेस्टेज हो रहा है। लेकिन अगर सोचो इसके पास ऐसा कोई तरीका ये अपनाए कि खाने वाले से पूछ ले कि कितनी रोटी चाहिए आपको, अगर 2 तो 2, 4 तो 4, 8 तो 8, तो यहाँ ना शॉर्टेज होगा ना वेस्टेज होगा। तो यूजर के डिमांड के हिसाब से अगर मेमोरी एलोकेट हो रन टाइम पे, तो इसी मेमोरी एलोकेशन टेक्निक को कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसलिए आज के डेट में सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज इसमें ना शॉर्टेज है ना वेस्टेज है। लेकिन स्टैटिक में क्या होता था, शॉर्टेज और वेस्टेज दोनों था। इसलिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी आया था, आज की बात नहीं है, ये 1972 की बात है। उस समय भी डायनेमिक और स्टैटिक दोनों मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट था उसमें। और सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो दिया गया था फंक्शन, उसका नाम कौन बताएगा? तीन लोग बता सकता है, 2 गर्ल्स कैंडिडेट है, एक बॉयज में। मैलोक और कैलोक है ना, ये 2। रियलोक होता है रिसाइज के लिए, मैं एक बार एलोकेट कर दिया उसको रिसाइज करना होता है। तो मैलोक और कैलोक ये 2 फंक्शन बनाया गया सी और सी प्लस प्लस के अंदर, जिसके द्वारा अब मैलोक और कैलोक में भी फर्क है। मैलोक से सिंगल ब्लॉक का मेमोरी एलोकेट किया जाता है, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल ब्लॉक का मेमोरी एलोकेट करना हो लाइक एरे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, कैलोक का यूज किया जाता है। तो मैलोक और कैलोक ये 2 फंक्शन होता है, ये पढ़ाना पड़ेगा सी लैंग्वेज में जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ाएंगे, जिसको शॉर्ट में डीएमए बोला जाता है। एसएमए डीएमए, एसएमए बोला जाता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को, और डीएमए बोला जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को। तो देखो, जितने भी अभी हम लोग मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक पाइथन, लाइक जावास्क्रिप्ट, इसमें स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और जो ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, वहाँ दोनों चलता है, स्टैटिक भी और डायनेमिक भी। लेकिन पाइथन और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये डायनेमिक टाइप ही लैंग्वेज है, मतलब इसमें मेमोरी एलोकेशन टेक्निक सिर्फ एक ही यूज होता है, दैट इज डीएमए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और जहां भी आप देखोगे कि वेरिएबल बनाते वक्त आपने सीधा वैल्यू लिख दिया, तो समझ लो कि ये कौन सा टेक्निक है, डीएमए। एक और टेक्निकल डिफरेंस होता है एसएमए और डीएमए के बीच में, वो क्या, वो याद रखना कि जब एसएमए की मदद से कोई वेरिएबल एलोकेट करते हो आप, तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कि अगर आपने लिख दिया इंट x और x इक्वल टू 5, तो इंटरनली होगा क्या, आपके रैम के अंदर, मान लो ये रैम है, तो रैम के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक बनेगा 2 बाइट का, और उसका लेवल क्या होगा x, और उसके अंदर वैल्यू क्या होगा। और हो सकता है कि इस ब्लॉक का एड्रेस है 5505, तो ये कहलाएगा एड्रेस। क्या कहलाएगा, एड्रेस ऑफ दिस ब्लॉक। ये कहलाएगा वैल्यू। क्या कहलाएगा, वैल्यू। और ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो ये एसएमए के केस में। डीएमए के केस में क्या होता है कि अगर आपने डीएमए का यूज किया और डायरेक्ट आपने ऐसा कुछ रख दिया, तो इंटरनली क्या होगा जानते हो, एक ब्लॉक बनेगा और उस ब्लॉक का कोई नाम नहीं होगा, उस ब्लॉक का कोई नाम नहीं होगा, बल्कि एक छोटा और ब्लॉक बनेगा जिसका नाम क्या रहेगा, एक्स, और एक्स इसको क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। तो डीएमए के केस में ये होता है और एसएमए के केस में ये होता है। तो एसएमए का यूज करके अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका कुछ लेबल होगा, कुछ नाम होगा। लेकिन डीएमए का यूज करके जो मेमोरी एलोकेट करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट कोई नाम नहीं होता है। नहीं, एड्रेस तो होता ही है, एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट होगा, मान लो 6606, लेकिन आप 6606 से इसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ओएस को भी तो समझ में आना चाहिए, कंपाइलर को भी तो समझ में आना चाहिए। हम मान लो किसी का हम यहाँ ब्लड ग्रुप से बुलाएंगे तो कई लोग आएगा 4-5 को आ सकता है, हो सकता है ज्यादा आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस मेमोरी एलोकेशन से इसको कॉल नहीं कर सकते। इसको हमें अगर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉल करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, इसका नेम देना पड़ेगा।
अब लेकिन डीएमए की मदद से जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन एसएमए की मदद से जो आप बनाते हो, अब इस चीज़ को क्रॉस चेक करना होगा। तो सी या C++ जब पढ़ोगे तो देखोगे कि कैलोक या मैलोक की मदद से जब आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उसका एड्रेस एक पॉइंटर में असाइन करते हैं। नहीं तो किसी और दिन जब काजल पढ़ा रही होगी तो उसमें देखना कैलोक मैलोक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मेमोरी एलोकेशन की बात अगर किया जाए तो स्टैटिक और डायनेमिक, ये भी याद रहेगा। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें किसका, जावा स्क्रिप्ट का, तो जावा स्क्रिप्ट हो गया या पाइथन हो गया, वहाँ क्या यूज़ होता है, JS या पाइथन क्या यूज़ होगा। लेकिन अगर हम बात करें C++ या इवनली जावा, वहाँ क्या यूज़ होगा, एसएमए भी यूज़ होता है और डीएमए भी यूज़ होता है। जहाँ हम स्टैटिक वाले में लिखे हैं इसका मतलब ये कभी नहीं समझना है कि सिर्फ स्टैटिक ही होता है, वहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है। और जो डायनेमिक में लिखे हैं वहाँ सिर्फ डायनेमिक होता है। मेमोरी का भी स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जो याद रखना है, तो यहाँ डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा। जब भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे तो डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में अगर हम कॉमन डेटा टाइप की बात करें यहाँ पे, तो क्या क्या होता है, दिखाई भले ही देगा नंबर, और अगर हम बात करें नंबर, और दूसरा क्या स्ट्रिंग, और तीसरा क्या बुलियन, और चौथा क्या नॉट अ नंबर। क्या होता है, नॉट अ नंबर। और क्या होगा, और एक नन भी होगा। क्या होगा, NON नन होगा। और एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फ्लोट नहीं होगा, वो उसी का हम बात बताने जा रहे हैं। आइए, नंबर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, इंटीजर, फ्लोट। इंटरनली आप समझ सकते हो इंट और फ्लोट, लेकिन एक्सटर्नली वो दिखाएगा क्या, नंबर। स्ट्रिंग में ही कोई अलग कैरेक्टर नहीं है, इसी में आपका कैरेक्टर भी आएगा, इसी में आपका स्ट्रिंग भी आएगा। बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू आता है। क्या आता है, ट्रू और फॉल्स। और नॉट अ नंबर कब, जब वो नंबर नहीं है, मतलब नंबर के अलावा कुछ और हो सकता है बट वो नंबर नहीं है, नॉट अ नंबर। और नल कहने का मतलब आपने उसमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई, और यहाँ पे नल नहीं, इनफैक्ट नन होता है। क्या होता है, नन। तो यह अनडिफाइंड भी होता है। क्या होता है, इनफैक्ट अनडिफाइंड ही होता है। क्या बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कहने का मतलब ये हो गया कि आप कोई वेरिएबल बस डिक्लेयर किए हो बट उसको इनिशलाइज नहीं किए हो। आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर तो किए बट उसे इनिशलाइज नहीं किए। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विदाउट अगर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया बट उसको इनिशलाइज नहीं किया तो क्या बोलेंगे इसको, अनडिफाइंड उसमें दिखाएगा। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका एरे आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे पे बहुत सारा प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं। और दूसरा क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब एरे के बारे में अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, एरे क्या है, एरे ऑफ मल्टीपल वैल्यू इन वन वेरिएबल, सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब एरे भी क्या होता है, या तो 1D या तो ND, सिंगल डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे या। और एक लाइन में अगर इसको समझा जाए आसान भाषा में, तो अगर बोला जाए कि एक क्लासरूम में जितने बच्चे हैं सबका हमें रोल नंबर स्टोर करना है, तो अलग अलग वेरिएबल बना करने से बढ़िया क्या रहेगा, एक सिंगल वेरिएबल बना दें जिसका नाम रखेंगे रोल, और उसी में सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर डाल दें। अगर मान लो कि हमारे पास 10 बुक है, तो 10 बुक के लिए बुक 1 बुक 2 ऐसे वेरिएबल बनाए, ये ज़्यादा हेक्टिक होगा ना। तो क्यों ना बुक नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसी में सारे बुक्स का नाम स्टोर कर लें।
तो वो सिंगल जो बुक नाम का वेरिएबल बनेगा वो क्या होगा, एरे होगा। लेकिन जब हमें किसी एक एलिमेंट या एक एंटिटी का सारा डिटेल चाहिए, और वैसे हमारे पास बहुत सारे एंटिटी होंगे, जैसे मुझे हर स्टूडेंट का सारा डिटेल चाहिए, लाइक नेम, फोन नंबर, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ्स, तो क्या एरे में पॉसिबल है रखना? नहीं। तो किस में रखेंगे हम? तो हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो सीधी सी बात कि अगर एक मल्टीपल स्टूडेंट का कोई एक ही जानकारी रखनी होगी तो एरे में रख सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल स्टूडेंट का मल्टीपल इंफॉर्मेशन रखना हो तो किस में रखेंगे? ऑब्जेक्ट में रखेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। तो अब इसके बाद डेटा टाइप की के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो क्या होगा हमारा? ऑपरेटर। चलो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेट भी कर लें ज़रा कि वाकई इतना होता है या नहीं होता है डेटा टाइप। बड़ा आसान है, फटाफट हम लोग खींचते हैं इसको। अगर डेटा टाइप की बात करें हम, तो सिंपली अगर हमने लिखा यहाँ पे नम, और नम में कोई वैल्यू मैंने नहीं दिया अभी, नम में कोई वैल्यू, सॉरी, नम ऐसे लिख करके मैंने छोड़ दिया। और अगर मैं लिखूँ console.log, और अगर मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना है तो कौन सा फंक्शन होता है? टाइप ऑफ, और उसके बाद क्या डालते हैं? फंक्शन का नाम। और पाइथन अगर यूज करते तो क्या लिखना पड़ता? टाइप ऑफ के जगह पे टाइप लिखना पड़ता। ऑलराइट, क्या ये प्रिंट कर देगा? ट्राई करें, क्या बोल रहा है? नम इज नॉट डिफाइंड, नम इज नॉट डिफाइंड, यही आ रहा है ना? हाँ, नहीं, डिफाइन करेंगे वो तो वैल्यू लेना तो इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी हर एक चीज़ को समझाए हैं, कैसे आप इतना जल्दी भूल रहे हो? अगर हम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है, उसको इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू चाहिए। अब देखो अभी क्या आ रहा है, हम ये समझाना चाह रहे थे डेटा टाइप। अभी क्या आ रहा है यहाँ पे? अनडिफाइंड आ रहा है। चलो हाफ ऑफ स्क्रीन में कर देते हैं, बार बार मुझे यहाँ आना पड़ रहा है दौड़ करके। चलो अब सही है। इस पे आ जाते हैं। अभी इसका टाइप क्या दिखा रहे हैं? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बताए थे? तो अभी समझाए तो थे कि अगर कोई आप वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर किए हो लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किए हो तो क्या बताएगा? अनडिफाइंड। यही ना समझाए थे? सही है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगर मैं इसमें कोई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे हमने इसमें वैल्यू डाल दिया 12, अब क्या दिखाएगा? नंबर। लेकिन नंबर में क्या क्या आएगा मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। नंबर में इंट भी आएगा, फ्लोट भी आएगा। अब अगर मैंने यहाँ पे 12.5 भी लिखा या 12.7 भी लिखा, कोई चेंज हुआ? नहीं। उसको क्या समझेगा? नंबर ही समझेगा। अच्छा, अगर बाय द वे मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में 12.7 लिखा, अब क्या समझेगा? इसे स्ट्रिंग ही समझेगा। और अगर हमने ऐसे लिखा 10 तो भी इसे क्या समझेगा? स्ट्रिंग ही समझेगा। तो अभी तक हमने नंबर और स्ट्रिंग दो चीज़ों को देखा। अब आते हैं बुलियन की तरफ। बुलियन कब समझेगा इसे? जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू या फॉल्स। अगर वही पाइथन होता तो टी बड़ा वाला लिखना पड़ता। अभी क्या आ रहा है? ये बुलियन आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने ऐसा भी कर लिखा होता 4 इज ग्रेटर देन 6 तो भी क्या होता? ये बताइए। तो भी बुलियन ही होता, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? बुलियन वैल्यू, या ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो बुलियन के बाद फिर क्या है? नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। अब नॉट अ नंबर तो अभी प्रिंट नहीं कर पाएगा ये। अभी क्या आएगा? ये अनडिफाइंड। नॉट अ नंबर को अभी छोड़ दो, वो अलग केस बनता है थोड़ा। अब क्या है? अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड। अब जैसे मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे लिया 1 नम, अब ये क्या आएगा? अभी एरर, क्योंकि
पहला वैल्यू ये क्या होना चाहिए? नम। छोड़ देंगे तो नहीं आएगा। हाँ, मान लिया जाए कि हमने लिखा है यहाँ पे राम 2। अब इज नॉट डिफाइंड बिकॉज हमने स्ट्रिंग में लिया है। नहीं लेगा, अब यह स्ट्रिंग दिखाएगा, क्योंकि जब कैरेक्टर्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर आ गया तो इसको किस में रखना पड़ेगा, सिंगल या डबल कोट में। तो नॉट अ नंबर वाला केस अभी छोड़ दीजिए। डिफाइन वाला तो शुरू में किया ही था। अब वो डिक्लेयर करके छोड़ दिया। हाँ, अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, ऑब्जेक्ट के तरफ। ऑब्जेक्ट में आते हैं तो ऑब्जेक्ट के लिए जैसे कि एग्जांपल अभी हमने बुक वाला लिया था, चलिए सेम एग्जांपल को हम लोग करके देखें। तो क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास पहला बुक है और फर्स्ट बुक जो है हमारे पास पाइथन का है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पाइथन। अब हमारे पास दूसरा बुक है, बुक 2, वो किसका है, मान लीजिए जावा का है। हमारे पास तीसरा बुक जो है, थोड़ा गलती हुई है उसको भी चेंज करेंगे हम। पाइथन के बाद मान लो जावास्क्रिप्ट का है, और इस तरीके से जो फोर्थ बुक हमारे पास है वो मान लो PHP का है, और हमारे पास जो फिफ्थ बुक है वो मान लो CSS का है। अब सोचो कि मुझे इसको प्रिंट करना होगा तो सभी को 1 by 1 करेंगे, कोई चेंजेस करना होगा तो 1 by 1 करेंगे, लेकिन है तो अल्टीमेटली हमारे पास सारे बुक्स ही ना। तो अगर एक ही तरह के मल्टीपल वैल्यूज़ को रखना हो तो मल्टीपल वेरिएबल बनाना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या किया जाए, क्यों ना इसके जगह पे हम किसका इस्तेमाल कर लें, एक एरे बनाएं। और एरे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि हम यहाँ पे बुक नाम का एक क्या बनाए, एरे बनाएं, और एरे बनाने के लिए बिग ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। पहला तरीका ये है, और यहाँ पे आप क्या डाल दीजिए, पाइथन, फिर कॉमा दीजिए और सेकंड बुक का नाम डाल दीजिए जो आपका जावा है, फिर कॉमा दीजिए डबल कोट्स के अंदर, फिर आप JS लिख दीजिए, दैट इज़ द नेम ऑफ थर्ड बुक, एंड फोर्थ नेम ऑफ PHP, एंड फाइनली नेम ऑफ फाइनल फिफ्थ बुक इज CSS। अब बताइए कि ये 4 लाइन या 40 लाइन के बदले क्या लिखा जाए, एक एरे बना लें। अब अगर हम इसका टाइप चेक करें, किसका, बुक का, तो क्या टाइप दिखाएगा, गेस कीजिए, console.log। पहले तो मैं इसका टाइप देख लूँ, और टाइप किसका, बुक का। क्या दिखाएगा, टाइप ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये, एरे। इसलिए घबराना नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन आएगा, एरे आएगा और ऑब्जेक्ट इटसेल्फ दोनों आएगा। अब रही बात कि इसका मुझे वैल्यू देखना है, तो अगर मुझे इसका वैल्यू देखना होगा तो console.log, और अगर यहाँ पे हम लिखते हैं बुक तो देखना क्या रिजल्ट आता है। 5 बुक दिखा दिया। यहाँ से देख सकते हैं पहला इंडेक्स पे कौन सा है, पाइथन, दूसरे इंडेक्स पे जावा, एंड सो ऑन। लेंथ भी बता रहा है इसका, और इसका प्रोटोटाइप क्या बता रहा है, क्लियर। तो इसके ऊपर नहीं जाना कि ऑब्जेक्ट है, इसका प्रोटोटाइप देखो क्या है, एरे है। और इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से। ये भी खुद को अभी से बिठा लेना है दिमाग में, क्योंकि हम लोग इस पे जो ऑपरेशन करेंगे ना, प्रोटोटाइप का मतलब होता है उसका इंटरनल बनावट। प्रोटोटाइप मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, बनावट। अब जैसे बोलेगा कि ये एप्पल अपना iPhone 16 लॉन्च कर रहा है, तो iPhone 16 लॉन्च करे के पहले क्या करेगा, वो 16 का एक प्रोटोटाइप बनाएगा। प्रोटोटाइप मतलब उसका एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेगा कि स्क्रीन साइज क्या होगा, डिस्प्ले का टाइप क्या होगा, कैमरा कितना मेगापिक्सल का, मतलब पूरा उसके सारे लेआउट्स को पहले, पूरे स्ट्रक्चर्स को पहले डिफाइन करेगा, है ना। तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चर। अब लेकिन मान लो कि मुझे सभी को प्रिंट नहीं करना था, मुझे देखना पहले वाले बुक को, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बस इंडेक्स वैल्यू डाल देंगे। सिर्फ क्या डालेंगे, बुक के बाद इंडेक्स, और इंडेक्स किस में डाला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जैसे ही 1 डालेंगे तो क्या दिखाएगा, जावा। अच्छा, जैसे ही हम 5 डालेंगे तो क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 5वां इंडेक्स तो है ही नहीं, 4 ही इंडेक्स है।
अब जैसे ही हम 5वां कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है? अनडिफाइंड, है ना? तो क्या इसका हम लेंथ निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। बुक डॉट क्या लिख सकते हैं? लेंथ। बुक डॉट लेंथ, तो इसका लेंथ क्या दिखा दिया? 5। तो जब मुझे ये पता हो गया कि इसका लेंथ देखना है तो एक काम कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और इसके अंदर हमें लिखना क्या पड़ेगा? बुक्स डॉट लेंथ, बुक डॉट लेंथ, और जो लेंथ हो उसमें से 1 घटा दो, यही ना? ये लॉजिक हो गया। अगर हमको ना पता कि कितना इसका लेंथ है, लेकिन मुझे इस एरे का आखिरी एलिमेंट्स को देखना है, तो क्या लॉजिक लगाएंगे? एरे का नाम और उसके बाद एरे का नाम डॉट लेंथ -1। अब ये सारा लॉजिक काम आएगा आगे के जब प्रोजेक्ट वर्क करेंगे तो वहाँ। अच्छा, इसमें से ये तो हो गया एरे के ऊपर कुछ ऑपरेशन। अगर इसमें से किसी एलिमेंट को हमें डिलीट करना है तो कर सकते हैं क्या? अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना तो अभी सिखा दिए, ये सर्च ही कर रहे थे ना। अगर मुझे डिलीट करना है तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आइए, डिलीट करने का तरीका क्या होता है? आपको लिखना पड़ेगा बुक डॉट पॉप। पॉप पॉप क्या करेगा? पॉप आखिरी से 1 को निकाल देगा। पॉप क्या करता है? पुश और पॉप, 2 ऑपरेशन पड़े होंगे। पॉप मतलब आखिरी से, आखिरी इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा उसको हटाएगा। इसलिए गौर से देखिए, अभी हम कमेंट कर रहे हैं तो CSS प्रिंट होगा, लेकिन जैसे इसको अनकमेंट करेंगे क्या करेगा? 1 एलिमेंट को हटा दिया। अब कोई बोलेगा नहीं आखिरी एलिमेंट नहीं हटाना है, मुझे पहला एलिमेंट हटाना है, पाइथन, तो हटा सकते हैं या नहीं? हाँ हटा सकते हैं। उसके लिए हमें करना पड़ेगा शिफ्ट। अब शिफ्ट जैसे ही यूज़ करेंगे तो किसको शिफ्ट करेगा? ये 0 इंडेक्स, मतलब पहले इंडेक्स पे जो वैल्यू। अब फर्स्ट इंडेक्स बोलने का मतलब होता है 0 इंडेक्स किसी भी एरे में। तो किसको हटाया? पाइथन को हटा दिया। अच्छा, दोबारा से अगर इसी शिफ्ट को यूज़ कर लेंगे तो क्या करेगा? ये जावा को हटा देगा। चलो फिलहाल इसको हटा देते हैं, नहीं यूज़ करना। अब पूरा का पूरा एलिमेंट आ रहा है हमारा। अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ? एरे के लिए स्पेशल टॉपिक करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट जब करेंगे तो। बट एरे कैसे बनाते हैं वो सीख लिए, एरे से एलिमेंट कैसे सर्च करते हैं वो सीख लिए, एलिमेंट कैसे हटाते हैं वो सीख लिए। अभी के लिए एनफ है। अब आगे बढ़ते हैं एरे के बाद ऑब्जेक्ट के तरफ। अच्छा, मान लो कि ये बुक है, मुझे ये भी लिखना है कि बुक का ऑथर कौन है। क्या एरे में पॉसिबल है? नहीं, एरे में ये पॉसिबल नहीं है। या बुक का प्राइस क्या है, मुझे यही रखना है। या बुक का लैंग्वेज क्या है, मुझे ये रखना है बुक के नाम के साथ साथ। क्या ये एरे के केस में पॉसिबल है कि बुक का नाम और उसका कीमत दोनों रखें एक साथ? जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लोग मूव ऑन किसके तरफ करेंगे? ऑब्जेक्ट के तरफ। ठीक है, तो इसको अगर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बिग ब्रैकेट, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। अब लेकिन देखो, जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट दिए तो एरर आ रहा है ना, इसलिए क्योंकि ये समझ गया स्क्वायर ब्रैकेट, ये मिडिल ब्रैकेट को देख करके या कर्ली ब्रैकेट को देख करके कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट का ये सिंटैक्स नहीं फॉलो कर रहा है कि कर रहा है? जी नहीं, ये फॉलो नहीं कर रहा है। अगर इसके सिंटैक्स को की बात करें तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। आप पहले इसको हटाओ और उसके बाद आप इसका जो भी प्राइस देना चाह रहे हो प्राइस दे सकते हो। मान लो इसका प्राइस हमने दे दिया 400। उसके बाद ये सेकंड आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट तो वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट का सेकंड एलिमेंट है और इसका हमने डाल दिया 500। थर्ड फिर कॉलम देंगे और मान लो इसका दे रहा हूँ मैं 350। PHP
430 एंड सो ऑन 189। अब बताओ कोई एरर रहा? नहीं। अब ज़रा इसको हम एक्सपैंड भी करते हैं। अभी तो ऑब्जेक्टिव पर दिखा रहा है, बट इसका प्रोटोटाइप क्या दिखा रहा है सिट्टू? और पिछली बार क्या दिखा रहा है? ऑब्जेक्ट। तो हमने जो यहाँ अभी अभी पढ़ा था थ्योरी, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। अब यहाँ वैल्यू भी दिखा रहा है, CSS का क्या है, जावा का क्या है, फलाना क्या है। एक इम्पॉर्टेंट बात हम बताना और चाहेंगे यहाँ पे कि अभी देख रहे हो कि कहीं भी ना पाइथन को सिंगल कोट में रखा हूँ ना 400 को रखा हूँ। क्यों? क्योंकि 400 इंटीजर वैल्यू है। अब पाइथन को तब आप सिंगल कोट में रखिएगा जब आप पाइथन के बाद कुछ और स्ट्रिंग डालना चाहिएगा, तब आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ऐसे। अदरवाइज इसको ब्रैकेट में रखने की ज़रूरत नहीं है, समझे? क्योंकि ये की है, की को तभी ब्रैकेट में रखना पड़ता है जब की का जो नाम आप रखे हो उसके बीच वाइट स्पेस आपने यूज़ किया है। अदरवाइज इसको कभी भी आप ब्रैकेट में नहीं रखोगे। लेकिन इमेजिन करो कि यहाँ ऑथर का नाम मेरे को लिखना होता है। मान लो यहाँ मुझे ऑथर का नाम लिखना होता, तो क्या हम ऐसे लिख सकते थे ABC XYG PQR LST RXXG? देखिए और बताइए, क्या लिख सकते हैं ऐसा? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब वैल्यूज आप स्ट्रिंग के रूप में डाल रहे हैं तो उस वैल्यू को किस में आपको इनक्लोज करना होगा? सिंगल या डबल कोट में। लेकिन की अगर स्ट्रिंग के रूप में भी है फिर भी उसे आपको सिंगल या डबल कोट में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए, समझ में आया ये बात? तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये थोड़ा बहुत प्रिकॉशन हमें लेना पड़ेगा। याद रखना होगा कि की को सिंगल या डबल कोट में तभी रखेंगे जब उसके नाम के बीच में गैप हो। लेकिन वैल्यूज़ को हमेशा कोलोन के बाद जो पोजीशन होता है वो वैल्यू का होता है। तो वैल्यू को हम तभी सिंगल कोट में रखेंगे जब स्ट्रिंग फॉर्मेट में। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर तो हो ही सकता है। इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट। जैसे लैंग क्या हुआ? एक एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या हुआ? इंग्लिश। नेम क्या हुआ? अदर एट्रीब्यूट ऑफ बुक। फंक्शन बनाने का रीज़न ये हुआ कि जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, हर ऑब्जेक्ट का कुछ न कुछ एट्रीब्यूट और कुछ न कुछ बिहेवियर होता है ना? तो एट्रीब्यूट कहने का मतलब कि उसका लैंग्वेज क्या है, नेम क्या है, प्राइस क्या है। और बिहेवियर कहने का मतलब कि उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। मान लो कोई बुक है तो नहीं बोलते हो कि इस बुक को कुकू FM पे आप सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो ये क्या हुआ? उसका बिहेवियर। तो फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि उस ऑब्जेक्ट का हम बिहेवियर डिफाइन कर सकें। अब जैसे कि मान लो टीवी। अब टीवी का प्राइस क्या है, ब्रांड क्या है, ये सब क्या है? उसका एट्रीब्यूट। लेकिन टीवी पे गानों सुन सकते हैं, फिल्मों देख सकते हैं, कोई वेब सीरीज भी देख सकते हैं, है ना? गेमों खेल सकते हैं, मैचों देख सकते हैं, प्रोजेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये इसका क्या हुआ? बिहेवियर हो गया। अब जैसे मान लो कोई कुत्ता ही है, तो कुत्ता के 4 पैर हैं, 10 दांत है, ये उसका एट्रीब्यूट है। लेकिन कुत्ता भौंक सकता है, दौड़ सकता है, काट सकता है, ये क्या है? उसका एट्रीब्यूट हो गया कि बिहेवियर हो गया, बिहेवियर हो गया। तो एट्रीब्यूट और बिहेवियर में अंतर यह है कि बिहेवियर कहने का मतलब कि उसका क्या एक्शन हो सकता है, और एट्रीब्यूट मतलब क्या उसका प्रॉपर्टीज है। समझे? तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो दुनिया का हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या होता है? एट्रीब्यूट और बिहेवियर। अगर नहीं है फंक्शन के बाद रीड नहीं सकता। फंक्शन के बाद तो जो मर्जी वो नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको अभी
राज ही रहने तो इसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन। जावास्क्रिप्ट में हम लोग 5-6 तरह का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से एक फंक्शन है जिसका नाम है एनोनिमस फंक्शन, मतलब फंक्शन विदाउट अ नेम। और ये इस जो एनोनिमस फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? रीड। अभी तो बताए थे कि जब कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसका कोई नाम ना होता है तो उसको कोई पॉइंट करेगा ना। तो उसी तरीके से जो एनोनिमस फंक्शन बना है उसको पॉइंट कौन करेगा? रीड पॉइंट करेगा। और कोई डाउट है इतने पे तो बोलो। की दिया और तो वो अनडिफाइंड माना जाएगा, वो अनडिफाइंड माना जाएगा। जैसे चलो ना, सपोज लैंग्वेज दे दिया, नेम दे दिया, अब नंबर ऑफ पेजेस दे देते हैं, नंबर ऑफ पेज, और यहाँ मैं कुछ भी नहीं डालता। अब देखो, अब एक गलती मैंने किया है, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है। अब आओ, क्या किसी को कोई दिक्कत? तुम्हारा यही सवाल था, की दे दिए वैल्यू नहीं दिए, तो नहीं दिए तो वो ब्लैंक माना गया। हाँ तो छोड़ सकते, ये तो और अच्छी बात है। या तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दो या डालो ही मत, बाद में जब जरूरत पड़े तो डाल दो। मान लो बाद में मुझे पता चला अच्छा नंबर ऑफ पेज इतना है, तो लोग कर लेते हैं नंबर ऑफ पेज। यहाँ आएंगे और क्या लिखेंगे? बुक डॉट एनो पेज, नंबर ऑफ पेज इक्वल टू 1276, बस ऐसे लिख दो। अब आओ, यहाँ पे नंबर ऑफ पेज आ गया। यही चीज़ तो अभी थोड़ी देर पहले तो बता रहे थे हम कि अगर हम ब्लैंक ऑब्जेक्ट बना दिए तो बाद में भी हम की वैल्यू उसमें असाइन कर सकते हैं। तो ये कहानी किसका था? ऑब्जेक्ट का। आगे बढ़े, अब अपने पहले नोटबुक पे आ जाते हैं। तो होपफुली डेटा टाइप क्लियर हुआ सबका। अब डेटा टाइप के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटर का। ऑपरेटर के बारे में बात करें तो ऑपरेटर के बिना कोई भी एक्सप्रेशन हम लिख ही नहीं सकते। अब एक्सप्रेशन कहने का मतलब, अब मान लो ना ये जो हम लिखें क्या है? एक एक्सप्रेशन है ना, है। तो इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? एकदम हुआ है। कोई भी आप ऐसा एक्सप्रेशन नहीं बनाओगे जिसमें एक को ऑपरेटर यूज ना हो। तो जब भी मुझे कोई भी एक्सप्रेशन बिल्ड करना होगा और जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो उसके लिए मुझे एक्सप्रेशन बिल्ड करने होंगे। और एक्सप्रेशन बिल्ड करने के लिए मुझे उसमें क्या यूज करना पड़ेगा? वन और मोर देन वन सिंबल का यूज करना होगा। और वही वन और मोर देन वन सिंबल जो एक्सप्रेशन बिल्डअप के लिए यूज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड ऑपरेटर। तो ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो सबसे आसान या सबसे बेसिक जो ऑपरेटर है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर दिखता कैसा है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसा दिखता है, बस इक्वल टू। अब दूसरा जो ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद, वो क्या है? अर्थमेटिक। गप मत करो जी, बाद में फिर बोलेगा ना समझ में आया। जिसको गप करना है हमसे करो, हमको भी तो कुछ समय मिलना चाहिए। तुम लोग तो बाद में भी बतिया लोगे, तभी हम हैं बात करने के लिए। इसके बाद क्या डालते हैं? तो प्लस माइनस इनटू एक्सपोनेंट। हाँ, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जो आप की लिख रहे हो, की जब ले रहे हो तो वो क्या है? एज अ वेरिएबल। और एक ही लोकेशन पे सेम स्कोप में एक ही नाम से दो आप की नहीं ना यूज़ कर सकते। तो जब बनाओगे तो वहाँ एरर आएगा। और एक चीज़ समझ लो कि जब आप एज अ डेवलपर काम कर रहे होते हैं, किसी पुराने प्रोजेक्ट पे भी काम करना होता है, तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को हम स्टडी करते हैं।
उस प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं कि जो हमसे पहले डेवलपर काम किया था उसमें क्या काम किया है, उसका क्या ब्लूप्रिंट रखा है, क्या उसका प्रोटोटाइप रखा है, ये चीज़ हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए वकील साहब, इनके पास कोई नया केस आया, अब उस केस को पहले कोई और लड़ रहा था, तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत जाके कूद जाएंगे वहाँ पे हियरिंग के, नहीं, पहले उसका फैलवा मांगेंगे, बोलेंगे पुराना वकील साहब क्या देखते थे, क्या करते थे, हर एक चीज़ को पहले ये स्टडी करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पुराने प्रोजेक्ट में हम जाएंगे और डायरेक्ट हंसने की बात नहीं है, सुनो सीरियस। तो हमें जब नहीं पता है तो पहले हम क्या करेंगे, उस पुराने प्रोजेक्ट का पूरा केस स्टडी देखेंगे, उसके बाद हम उस पर नया कोई फीचर जो ऐड ऑन करना होगा वो करते हैं। फिलहाल तुम्हारे क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब, क्योंकि तुम लोग के पास पेशेंस कम है, सुनना कम चाहते हो समझना ज़्यादा चाहते हो। तो देखो, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेम है, करेक्ट। अब दोबारा गलती से हम फिर नेम ही ऐड करना चाह रहे हैं, नेम, सॉरी, बुक डॉट क्या, नेम, और नेम इक्वल टू क्या डाल देता हूं मैं, सेम ही डाल दूं या अलग डाल दूं, कुछ भी अलग डाल देता हूं। अब इसने क्या किया, नेम में जो पहले से पाइथन था उसको क्या कर दिया, जावा कर दिया। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि नेम नाम का कोई अलग वेरिएबल नहीं बनाया, जो पहले से बना था उसमें क्या किया, ये ओवरराइड। क्यों भाई, तो एक स्कोप में एक ही नाम का दो वेरिएबल या दो कीवर्ड यूज ही नहीं होगा। आप जैसे ही डालोगे इसका मतलब वो क्या समझेगा, अच्छा ये वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करके क्या कर दिया। अगर वही आप यहाँ भी पाइथन लिख देते तो आपको पता नहीं चलता कि कुछ हुआ भी, और तब हो सकता था कि नेक्स्ट आपका यहाँ पे डाउट एक क्रिएट होता कि सर ये लिखने या ना लिखने से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो लिखने से फ़र्क पड़ा, फ़र्क क्या पड़ा कि वो ओवरराइट कर रहा है। अगर यही पाइथन के जगह पे हम क्या लिख देते हैं, JS लिख देते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, नेम में JS लिख करके आए, ओवरराइट करके आए। हाँ, अगर कोई नया एट्रीब्यूट जोड़ेंगे जो पहले से इसमें नहीं है तो इसको ऐड कर देगा इसमें। यही डाउट था ना कि और कुछ अलग केस था, तो ऐड ही तो कर रहा है। पहली बात ध्यान से सुनो कि अगर तुम नया डेटा ऐड करना चाहते हो तो नया कीवर्ड डालो। अगर वही कीवर्ड यूज कर रहे हो जो पहले से उस ऑब्जेक्ट में है तो वो क्या करेगा, ओवरराइट ही करेगा। तुम अगर ये सोच रही है कि पहले से नेम है अब फिर नेम लिखे तो इसके नीचे एक बाद एक और नेम लिख करके चलाए। अच्छा, पाइथन के बगल बाजू में जावा भी आ जाए तो नहीं ना, तो इसको एरे बनाना पड़ेगा फिर आपको, तब इस, हाँ बिल्कुल, अभी तो दिखाए थे। इसको क्या बना दो, एरे बनाओ। इसको क्या बनाओ, एरे। तो अभी इसमें क्या एलिमेंट आ रहा है, अभी JS आ रहा है। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, नेम, और नेम जो है, नेम के किस इंडेक्स पे, नेम के 1 इंडेक्स पे मुझे वैल्यू क्या डाल देना है, पाइथन डाल देना है। क्या डाल देना है, पाइथन डालना है। अब आओ, इसमें कितना एलिमेंट दिखेगा, 2 एलिमेंट। नेम में क्या क्या आ गया, यही चाहते थे कि कुछ और क्लैरिटी हुआ। तो क्या ये चीज़ हम अभी नहीं बताए थे, थोड़ी देर पहले ही बताए थे ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप एज अ वैल्यू एरे भी पास कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी की में एज अ वैल्यू आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, ये भी हम बताए। अब जब ऐसा है तो 0 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी पाइथन था, तो 1 इंडेक्स पे क्या डाल दो, अच्छा दोनों में पाइथन ही डाल दिए माय बैड। चलो यहाँ JS कर देते हैं, दोबारा इसे एक्सपैंड करते हैं, सही ना। अब जाकर के सही लग रहा है कि पहला, अब बाद में लगता है कि नहीं एक एलिमेंट और जोड़ना है मेरे को, तो मैं क्या लिख सकता फिर, बुक डॉट नेम और इंडेक्स वैल्यू, और उसमें क्या जोड़ दें हम,
मान लो PHP जोड़ना है। क्या यही पूछ रही थी अपर्णा एग्जैक्टली? कुछ और था? हाँ, पुश एक मेथड है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम मेथड का ही यूज़ करें, एक्सप्रेशन भी तो बिल्ड करके कर सकते। हाँ बिल्कुल, इसलिए क्योंकि कोड जब हम लिख रहे होंगे तो हमारे सामने कोड का पूरा ब्लूप्रिंट होगा। और दूसरी बात, अगर नहीं भी होगा तो अभी अभी तो बताए हैं हम। चलो फिर से, बुक डॉट नेम डॉट क्या, एलियन लेंथ -1। अच्छा, तुम्हारे पूछने से पहले ये चीज़ हम बताए थे कि नहीं? ज़रा रिकॉल करो तो इसी वीडियो में, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका जवाब हम ऑलरेडी दे चुके थे आपको। तो -1 मतलब ये टोटल एरे का जो लेंथ होगा उससे क्या करेगा, -1 पे। लेकिन इसमें अभी कुछ क्या है, नेम में सिर्फ PHP ही आया है आखिरी वाले पे, तो हमेशा ये आखिरी वाले इंडेक्स पे कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, -1, और इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में डालो इसको, इतना ऑपरेशन करो आप, प्लस इसमें क्या करेंगे, +1 लॉजिक देख रहे हो? अगर वो 1 कर रहे तो आखिरी वाले इंडेक्स पे ही सबको डालते जा रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो कि ये हम प्लस नहीं करते तो देखो अभी एरे में कितना दिखा रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज लास्ट एलिमेंट PHP। तो यहाँ लॉजिक क्या डालेंगे, इसमें +1 कर दो। तुम्हारा यही कंसर्न था ना कि तुमको नहीं याद है कि भाई लेंथ कितना है, कितना डाले हुए उस एरे में। तो उसका लेंथ निकालने के लिए हमारे पास है ना मेथड। लेंथ निकालने के लिए हमारे पास है book.name.length -1, और उसमें 1 जोड़ दो। अब इसमें भी वही करने वाला हूं मैं, book.name.length -1, और ये जो -1 आया है उसमें कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो। अब टोटल कितना एलिमेंट हो गया हमारे पास, एक एम्प्टी हो गया। अब टोटल लेंथ नहीं, 1 ही जोड़ लो, क्योंकि ऑलरेडी लेंथ था वो आखिरी ही ने निकालेगा ये। अब +1 कर दो इसमें, तो क्या आ गया, python.js। अब मैं स्टैटिक यहाँ पे डाल रहा हूँ इंडेक्स वैल्यू। मतलब तुम्हारा पहला कंसर्न ये था कि अगर एक की में मल्टीपल वैल्यू डालना होगा तो कैसे डालेंगे, पहला यही क्वेश्चन था ना। दूसरा, अब इस क्वेश्चन का अगर हमने सॉल्यूशन बता दिया स्टैटिक इंडेक्स डाल करके, तो तुम्हारा कंसर्न सेकंड बना कि अगर हमको ना पता कि एरे का लेंथ कितना है तो उसका जवाब सुन लो। एरे का लेंथ अगर डायनेमिक रखना चाहते हैं तो मुझे उसका लेंथ काउंट करना पड़ेगा लेंथ फंक्शन को यूज़ कर। अब अगर तुमको लगता है कि इसमें पहले से और कुछ एलिमेंट डाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लो हम तुम्हारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए अभी python.js और PHP दिख रहा है। मैं इसमें एक और चेंजेस पहले करता हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको सुन लो फिर पूछना। यहाँ जानबूझ करके हम क्या डालते हैं, जावा। अब देखो क्या चेंज हुआ या नहीं हुआ, पाइथन जावा JS PHP। क्या ये कोड हमारा वर्सेटाइल है, चेंज हो रहा है खुद ब खुद? अब पूछो जो पूछना है। पहला लॉजिक ये बनवाना होगा मुझे कि मुझे लेंथ एग्जैक्टली पता करना है, लेंथ क्या है। अब लेंथ पता कर लेंगे तो 5 आएगा, और मान लो कि टोटल 5 लेंथ आ रहा है, इसका मतलब 4 एलिमेंट है उसमें। नहीं 5 आ रहा है मतलब 5 एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो -1 करने का लॉजिक क्या है,
इंडेक्स एग्जैक्टली काउंट करना, इंडेक्स वैल्यू एग्जैक्ट काउंट करना। अब अगर जो इंडेक्स वैल्यू आ गया उसमें +1 करेंगे तब ना नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू को इंसर्ट करेगा। अब तुम क्या कहना चाहती हो बताओ, क्या लिख दें, क्या तुम्हारा लॉजिक था कि यहाँ पे क्या प्लस प्लस कहाँ करवाना चाहती है बोलो? हम वैसे ही कर देते हैं, मान लो इन दोनों लाइन को हम कमेंट कर देते हैं जो हमने लिखा है। अब बताओ, अच्छी बात है कि तुम दिमाग लगा रही है थोड़ा, क्या करें? नहीं नहीं बोलो तो लॉजिक नहीं, तुम सोची क्या थी एग्जैक्टली पहले उसको क्लियर करो, बताओ क्या तुम सोची क्या थी, क्या लिखने को? बुक डॉट नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसा कुछ पक्का ना? और इसमें क्या ये बताओ, बुक डॉट नेम डॉट LENGTH लेंथ प्लस प्लस ऐसे, अच्छा, और उसके बाद तो पहले तो इसको ब्रैकेट में डलवाओगी यही ना? अच्छा ठीक है, और उसके बाद क्या कर दे? -1, करेक्ट। और इसमें कोई वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, यही ना कहना चाह रही हो? अच्छा, इसमें हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, मान लो CSS, यही ना? अब आकर के देखते हैं तो पहले समझ लो, पाइथन आ गया, जावा को तो खा ही गया, जावा के जगह पे किसको डाल दिया? और फिर एक एम्पटी ब्लॉक डाल के छोड़ दिया, तो पहले ही बढ़ा दिया था। अरे ऐसे समझना था बच्चा कि तुमने जब ये निकाला तो तुम्हारे पास अभी एरे में टोटल कितना इंडेक्स है? अरे देवा, अभी तुम्हारे पास एरे में टोटल कितना इंडेक्स था? तो बोलोगे कि अभी हमारे पास एरे में 2 ही इंडेक्स था, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1। इंडेक्स 0 पे क्या था तुम्हारा? पाइथन था यहाँ पे, और यहाँ क्या था? जावा था। अब तुमने क्या करा? लेंथ प्लस प्लस कर दिया, मतलब लेंथ बढ़ा के कितना कर दिया? 3, और एक फिर घटा दिया। तुम वापिस कहाँ आ गए? मतलब यहीं पे उसको इंसर्ट कर दिया, जावा को हटा के CSS कर दिया। लॉजिक मल्टीपल हो सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बट उस लॉजिक को पहले हर एंगल से टेस्ट करने की जरूरत है कि क्या उसका आउटपुट आए। एक बढ़ा दिया था ना पहले, तो ये बढ़ा दिया है तो एक ब्लॉक बना दिया, स्पेस तो बना ही दिया, लेकिन इंसर्ट कहाँ किया? यहाँ पे। चलो अच्छा है, कम से कम सोच रही है ना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन जरूरी था, बाकी चीजें सही है। अब एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं और अपने वाले को अनकमेंट कर लेते हैं। और किसी का कोई डाउट यहाँ पर? तो आगे बढ़े, क्या समझ में आ रहा है जी? रूबी, सिट्टू, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर आपका बनता है वो क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। और रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या ऑपरेटर आएगा ये अपर्णा बताएगी हम लोग को, बताओ। लेस देन, ग्रेटर देन, और क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू भी, और उसके बाद और ट्रिपल इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू इक्वल टू। ये क्या हो गया? रिलेशनल ऑपरेटर। अब सबके बारे में आई थिंक जानते होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी जानते होंगे। मेन इन दोनों में फर्क समझना है, इक्वल टू और इक्वल टू इक्वल टू, तीनों, इन दोनों में क्या अंतर है? कल ही बताए थे, चलो अपर्णा ही बताएगी।
एग्जैक्टली। डबल इक्वल टू में सिर्फ वैल्यू चेक होता है और ट्रिपल इक्वल टू में वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चेक होता है। अगर नहीं भरोसा तो कोई बात नहीं, इसको चेक कर लिया जाए। मान लिया जाए कि हमने एक बनाया वेरिएबल जिसमें वैल्यू रखा 5, एक दूसरा वेरिएबल बनाया, इसमें भी मैंने 5 ही रखा बट इसको इंटीजर टाइप में रखा। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक वेरिएबल, गुड, लेट ऐसे लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेट बी, और उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। अब उसके बाद कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग और सी को मैं कंसोल लॉग करता हूँ। अब बताओ क्या आउटपुट आने वाला है, क्या वैल्यू आया अभी, ट्रू, क्योंकि इसने सिर्फ वैल्यू चेक किया। ए का वैल्यू 5 था, बी का भी वैल्यू 5 था, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रू होगा। हाँ, अगर आपने ए का वैल्यू मान लो 7 कर दिया, आप क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ देख रहे हो, रिजल्ट यहाँ देखना और कोड यहाँ देखना है। अच्छा, वापस से अगर मैं इसको 5 ही कर दिया, आप क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ गौर करना, जैसे ही ट्रिपल इक्वल टू देंगे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आया पता है, क्योंकि ये डेटा टाइप भी मैच किया, लेकिन अगर मान लो इसका डेटा टाइप भी मैं इंटीजर कर दूँ तो अब ट्रू आ जाएगा। तो ये रिलेशनल की कहानी समझ में आया। अच्छा, अगर मान लो इसको मैंने 2 रखा, इसे हमने 5 रखा, और मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 5, अभी A इंटू बी, क्या रिजल्ट आएगा सी का, 10 पक्का। और अगर हमने लिखा डबल स्टार बी तो क्या आएगा, पावर इवैल्यूएट करता है ये। तो ये भी समझ में आ रहा है, प्लस माइनस ये सब तो आता ही है, जो टाइम बर्बाद किया जाए। इसके बाद जो ऑपरेटर है नेक्स्ट, वो क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या आता है, एंड, और क्या आता है, नॉट। और इसके बाद एक ऑपरेटर और हम लोग यूज करेंगे जिसे बोला जाता है इंक्री या डिक्रीमेंट। इतना ही समझो, अरे उसका जरूरत नहीं, फेल्स कर ही लेता है टर्नरी ऑपरेटर। और इसमें क्या डालेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब ये प्लस प्लस माइनस माइनस में भी 2 तरह का होता है, बताए थे ना, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, ये होता है। कहना क्या चाहती है, जैसे यहाँ 2 लिखा और यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, 2, और उसके बाद अगर यहाँ पे डाल रहा हूँ नॉट इक्वल टू, सी इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा मैंने लिखा। अभी सी में क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। भाई ये मान के चल रहा है कि ये अभी दोनों में 2 है, तो नॉट इक्वल टू 2 को क्या बोलेगा, हाँ कि ना, बोलेगा ना। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर डबल इक्वल टू, तो क्या बोलेगा, ट्रू, तो क्या बोलेगा, ट्रू। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है, किस कॉन्टेक्स्ट में, वैल्यू और डेटा टाइप, वैल्यू और डेटा टाइप। तो वैल्यू में तो बराबर है, लेकिन डेटा टाइप में दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्योंकि नॉट इक्वल टू क्या कर रहा है, नेगेशन ऑपरेटर होता है, जो इन्वर्स करता है, अपोजिट कर देता है, इक्वल टू के जस्ट अपोजिट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा था तो ये क्या चेक कर रहा था, अभी ट्रूथ बता रहा था कि ए बी के बराबर है,
लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल टू लगा रहे थे तो क्या कर रहा था कि ना ये बी के बराबर नहीं है। क्या है? क्योंकि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। अब सोच के देख कि यहाँ इक्वल टू नहीं लगाना है बल्कि नॉट लगाना है, तो नॉट के लिए क्या सिंबल लगा देंगे? नॉट। तो ये चेक करेगा कि क्या ए बी के डेटा टाइप से मैच करता है और क्या ए बी के वैल्यू से मैच करता है। अगर दोनों से मैच करेगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो अभी क्या आया है? ट्रू। क्यों? क्योंकि ए का बी से क्या मैच नहीं करता है? डेटा टाइप मैच नहीं करता है। और यहाँ हमने बोला इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो सीधी सी बात कि जब मुझे दोनों चेक करना हो, डेटा टाइप और वैल्यू, डेटा टाइप और वैल्यू, तो ट्रिपल इक्वल टू लगाएंगे। और यहाँ ट्रिपल इक्वल टू लगाए थे मतलब बराबर है, इसके लिए बराबर नहीं है, इसके लिए बस नेगेशन ऑपरेटर मतलब नॉट लगाना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। मान लो कि मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 2, फिर हमने लिखा लेट बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, और ऐसा करते हैं यहाँ बी को प्रिंट कर लेते हैं। बी का वैल्यू क्या प्रिंट होगा? 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ इक्वल टू और प्लस प्लस, यहाँ ए प्लस प्लस में ये जो प्लस प्लस है ना, इसे बोलेंगे पोस्ट फिक्स ऑपरेटर, क्योंकि ये वेरिएबल के बाद में आया है। तो पोस्ट फिक्स जो ऑपरेटर होता है उसका प्रायोरिटी इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होता है, इसलिए पहले वैल्यू असाइन हो गया, उसके बाद ए का वैल्यू इंक्रीज हुआ होगा। इनफैक्ट अगर अभी हम ए को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। ए का वैल्यू क्या आएगा? 3, क्योंकि ए का वैल्यू बढ़ चुका है असाइनमेंट के बाद। लेकिन बी को अभी भी प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? बी को अभी भी प्रिंट करेंगे तो वैल्यू 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज हुआ है। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का प्रायोरिटी असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम होता है। लेकिन अगर हमने प्लस प्लस पहले लिख दिया होता तो इसको बोलते हैं, हाँ, तो प्रीफिक्स जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसका प्रायोरिटी सबसे हाई होता है। तो अब देख रहे होगे कि बी का वैल्यू 3 आ रहा होगा, मतलब पहले ए के वैल्यू को इंक्रीज किया तब बी में असाइन किया। ये कहानी है किसका? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर भी मैं मान के चलूं कि कंप्लीट है। ऑपरेटर के बाद जो नेक्स्ट थिंग हमें आना चाहिए वो आना चाहिए क्या? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में भी हमारे पास 2 हथियार हैं यहाँ पे, है ना। मान लो यहाँ पे एक मक्खी है, मक्खी को मारने के लिए एक स्प्रे है और एक चप्पल है। स्प्रे भी यूज कर सकते हैं या फिर एक रैकेट भी है हमारे पास। अब मल्टीपल ऑप्शन है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक क्या है? इफ एल्स। अब ज़्यादा खुश मत हो जा। इफ एल्स और वही और दूसरा क्या है? स्विच केस। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हो, स्विच केस का भी यूज़ कर सकते हो। जब आपको किसी कंडीशन के बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना हो अपने प्रोग्राम में, तो इसके लिए स्विच केस या इफ एल्स का यूज़ किया जा सकता है। अब और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास 3 नंबर है। लेट ए इक्वल टू 5, लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 8, लेट सी इक्वल टू 9 या लेट सी इक्वल टू 3।
अब मुझे पता करना है कि इन तीनों नंबर में बड़ा कौन सा है। हालांकि हम इनपुट भी ले सकते हैं इस नंबर को, ऐसी बात नहीं है, अभी बस स्टैटिक मैं ले रहा हूँ। अब मुझे तीनों नंबर में बड़ा नंबर पता करना है, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्या सिंटैक्स होता है? तो लिखेंगे इफ और यहाँ उसके बाद क्या डालना होगा? कंडीशन। क्या लिखेंगे? ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन, पहले ए को किससे लड़ाए? बी और सी दोनों से लड़ाए, दोनों को पटक दिया ये। चलो, तो दोनों को पटक दिया तो बड़का कौन हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? कंसोल डॉट लॉग और यहाँ क्या डालेंगे? ए इज बिग वन। चलो ऐसा कुछ मैसेज दे देते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो मतलब ए दोनों में से किसी से भी हार गया, बी या सी से, तो पहले तो बी से सी को लड़ाएंगे और ए कॉन्टैक्ट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो वहाँ पे ए इज बिग वन और पास कर। हाँ, क्या क्या बोलो फिर से। ए अगर बी से बड़ा हो और साथ में ये सी से भी बड़ा हो, तो ये जो ऑपरेटर यूज हुआ, कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ? रिलेशनल। लेकिन जो ये एंड लिखा हूं, ये कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल। तो एक साथ दोनों ऑपरेटर भी यूज हो जा रहा है, इसीलिए एग्जाम्पल भी ऐसा मैंने लिया था अभी। अब मुझे बी और सी को लड़ाना है, तो बी और सी को लड़ाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एल्स इफ। क्या लिखना होगा? और पाइथन बैकग्राउंड वाले लोग क्या लिखेंगे? एलिफ। लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं, एल्स इफ। और यहाँ पे क्या लिखना होगा उसके बाद? बी इज ग्रेटर देन सी। और अगर ऐसा है तो क्या कर दो? कुछ लगता है गड़बड़। अब सही है? अगर ऐसा है तो क्या? बी इज बिग वन। और अगर ऐसा भी नहीं है तो कौन बचेगा? अब कोई बचेगा नहीं, तो कंडीशन तो चेक करना नहीं है, तो सीधा क्या प्रिंट कर देना है? तो इस चीज़ को हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, जब मल्टीपल टाइम कंडीशन चूज़ करना हो तो। अब देखो अभी क्या आ रहा है? बी इज़ बिग वन, बी है ना सबसे बड़का है, और जैसे इसको 15 कर देते हैं तो अब क्या आ जाएगा? ए इज़ बिग वन। अच्छा, ऐसा थोड़ी है। अब इसको हम 33 कर देते हैं तो क्या आएगा? सी इज़ बिग वन। तो रैंडमली हम सबको चेंज करके देख लिए, हर कंडीशन को ये कंप्लीट कर रहा है। अब सबसे पहले तो इफ एल्स का क्या सिंटैक्स होता है वो समझ में आया। अब जैसे कि मान लो कि ग्रेड कार्ड का ही प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर किसी का परसेंटेज पता है तो मुझे ग्रेड निकालना हो, तो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मान लो कि हमारे पास 5 अलग अलग एलिमेंट है, उसमें से मुझे किसी प्रायोरिटी बेसिस पे किसी एलिमेंट को शॉर्ट लिस्ट करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, तो वहाँ हमें इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जहाँ भी मुझे कंडीशंस चेक करने और कंडीशन के बेसिस पे डिसीजन लेना होगा, जैसे सबसे कॉमन चीज़ है लॉगिन सिस्टम। सबसे कॉमन चीज़ क्या है? लॉगिन सिस्टम। सबसे कॉमन चीज़ क्या है? फॉर्म वैलिडेशन। उन जगहों पे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का, जहाँ मुझे कंडीशन चेक करना हो। नहीं करेंगे। एक मिनट तुम लोग रुको। मान लो कि यहाँ पे 3 लोग हैं, 1 2 3। हाँ, ड्राई रन छोड़ो ना, अभी यहाँ पे सीधा अखाड़ा में लड़वा देते हैं तीनों। मुन्ना है, ऋषि है और रणवीर है। अब मुझे नहीं पता कि तीनों में कौन ज्यादा ताकतवर है, साइज पे नहीं जाना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? मुन्ना को लड़वाया ऋषि और रणवीर दोनों से। अगर दोनों से जीत गया तो मुन्ना सबसे पहलवान, मतलब परमवीर। अगर दोनों में किसी से भी हार गया तो कॉन्टेक्स्ट में ये रहेगा नहीं ना। किसी से भी हार गया तो सबसे पहलवान है नहीं, इसको बाहर कर दो। ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो गया। तो अब बचा 2 ही पहलवान, ऋषि और वो तो पहले ही बाहर हो गया। अब बचा ना,
अब जैसे लॉगिन सिस्टम का एक बनाना है तो भी बहुत इजीली बना सकते हो, लेकिन वो लॉगिन सिस्टम का बाद में सबसे पहले एक स्विच केस का बनाते हैं। अब जैसे कि मान लो यूज़र कोई दिन डाले, इंटर योर फेवरेट डे का नंबर डालो और हम बताएंगे कि आपका कौन सा दिन होगा, या कलर डालो और उसका हम कोड उठा लें। या यूज़र से जैसे कि मान लो कोई बैंकिंग सिस्टम के लिए बना रहे हैं, 1 दवाएं अकाउंट ओपनिंग के लिए, 2 दवाएं फलाने के लिए, 3 दवाएं चिलाने के लिए, ऐसा अगर मुझे कोई लॉजिक बिल्ड करना है, इनपुट करना है अपने एप्लीकेशन में, तो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो, अगर यूज़र से मुझे वैल्यू गेट करना है तो उसके लिए क्या तरीका होता है बताया है ना, चॉइस। क्या लिखेंगे इसके लिए? जावास्क्रिप्ट के पास क्या होता है? एक इनबिल्ट मेथड होता है। फिर गप कर रही है तू लोग, अब बाद में बोलोगे नहीं समझ में आया। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ एक एक वर्ड है, हम सोचो लगातार लगे हुए हैं, पानी का भी ब्रेक लिए हैं 1.5-2 घंटे में, तो ध्यान से सुनो। हम तुम्हारा बात नहीं सुन पा रहे हैं, अभी हम मन की बात कर रहे हैं। ऐसे कुछ बोलना है तो बोल लो, बोलो। ये मोदी जी टाइप का कोई इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है। चलो, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। अभी चॉइस के लिए आते हैं। और चॉइस के लिए कैसे इनपुट लेंगे? इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक इनबिल्ट मेथड होता है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट। क्या नाम है? प्रॉम्प्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में जो भी मैसेज आपको डालना है, देखो प्रॉम्प्ट आ गया, और क्या मैसेज डालना है मुझे? एंटर डे इन नंबर। अब जैसे ही, पहले तो इसको ओके करना पड़ेगा, एक बार फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब क्या आएगा? एंटर डे इन नंबर। ओके, अब मुझे चेक करना है और उसके हिसाब से मुझे एक अलर्ट इशू करना है। तो क्या चेक करेंगे? यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ स्विच, और स्विच किसके अकॉर्डिंगली करना है? अकॉर्डिंग टू चॉइस। स्विच मुझे किसके अकॉर्डिंग करना है? चॉइस। अब चॉइस में क्या वैल्यू हो सकता है? तो पहला केस क्या हो सकता है? केस, अब फर्स्ट केस क्या हो सकता है? तो केस 1, और केस 1 में क्या करो आप? एक अलर्ट दे दो भाई, और अलर्ट में क्या दे दो? टुडे इज संडे। ऐसा लिख सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकता। उसी तरीके से, मतलब चॉइस में अगर वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये लॉजिक को समझो कि अगर चॉइस में वैल्यू यूजर ने क्या डाला है? 1 डाला है, तो अलर्ट में क्या आएगा? टुडे इज संडे। अगर यूजर ने, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है? ये केस अगर मैच कर जाए तो बाकी केसेस को चेक करना है? नहीं करना है। तो यहाँ क्या लगाइए? ब्रेक लगाइए। जहाँ लगे कि कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है आपको? ब्रेक लगाना इंपॉर्टेंट है। अब फिर आपको लिखना पड़ेगा केस 2। इसका मतलब चॉइस का वैल्यू अगर 2 है तो आपको क्या अलर्ट देना है? तो आपको अलर्ट करना है, मतलब एक मैसेज देना है, टुडे इज मंडे। चलो, टुडे इज मंडे हो गया। अब क्या बढ़े? ब्रेक करने के बाद फिर क्या लिखा जाए? केस 3। और केस 3 में क्या अलर्ट करना है? टुडे इज ट्यूसडे। मंडे के बाद वही आता है ना। केस 4 में क्या डालना है? केस 4 में डाल देना है टुडे इज और फिर ब्रेक लगा दिया जाए। अब आखिरी में एक काम करें, डिफ़ॉल्ट डाल दें। अब अगर मान लो इसके अलावा, 4 के अलावा कोई और वैल्यू यूज़र डाले तो क्या होना चाहिए? तो इसके लिए हमें एक पैरामीटर डालना होता है डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में क्या मैसेज दे दूँ? इनवैलिड इनपुट बाय यूज़र। जो मैसेज देना है आप दे दीजिए। अब देखा जाए इसको। चलो रिफ्रेश करते हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? इंटर डे। बाय द वे मैंने यहाँ 11 डाल दिया। ओके, जैसे ही किया तो क्या रही? इनवैलिड इनपुट बाय यूज़र। ओके, फिर से रिफ्रेश करता हूँ।
मैंने 1 डाला, क्या आएगा? अच्छा, ब्रेक करना पसंद है। अगर मैंने यहाँ 2 डाला तो क्या आ रहा है? इनवैलिड आ रहा है ना। अब क्यों ऐसा हो रहा है, कोई बताएगा क्या मुझे? हाँ, कहाँ नहीं स्टोर कर रहे हैं? और स्टोर नहीं कर रहे हैं तो इक्वल टू किस लिए लगाए थे? स्टोर ही तो कर रहे हैं। यूँ बोलो कि जो प्रॉम्प्ट में वैल्यू गेट कर रहा हूँ मैं, उसको चॉइस में तो स्टोर कर ही रहा हूँ, फिर काम क्यों नहीं कर रहा है? कौन बताएगा? यहाँ पे एक छोटा सा इंटीजर जगह लगा क्या? एग्जैक्टली यहाँ मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नींद से जागा है दीजिए। नंबर लिखना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा console.log और किसका टाइप मैं देख लूँ, टाइप ऑफ चॉइस ऐसा डालता हूँ। अगर अभी हम प्रिंट करेंगे, एनीवेज अब इसका टाइप क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट, बट मुझे इसका टाइप क्या करना चाहिए? इसका टाइप होना चाहिए इंटीजर। तो ये जो वैल्यू हमने गेट किया, इसको क्या कर लिया जाए? बदल दिया जाए। तो बदलने के लिए क्या करना होगा मेरे को? क्या लिखना पड़ेगा? ऑलरेडी बताया हूँ ना, नंबर और किसको? चॉइस को नंबर में बदल दो भाई। यहाँ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी डाला, लाइक 3 ही डाल दिया। ओके, अब क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। अब क्या आ रहा है? तो इसीलिए मैंने बोला था कि नींद से जाग गया। बीच बीच में थोड़ा झपकी ले रहा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत झपकी लेते हो तो आपका दिमाग थोड़ा 1-2% ज़्यादा तेज काम करने लगता है। तो पढ़ना सोच रही हुई कि ऐसा है तो मैं क्यों पीछे रह जा रही हूँ? काम कर रहा है ना। टुडे इज ट्यूसडे। तो ये किसका केस था? स्विच का केस था, जिसमें हमने स्विच का सिंटैक्स देखा कि क्या सिंटैक्स होता है। तो पहले लिखो स्विच, स्विच का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। स्विच के ब्लॉक में पहले केस के लिए क्या करना है वो लिखेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर दूसरे केस को लिखेंगे, फिर ब्रेक करेंगे। अगर ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होता है पता है? पहला केस मैच कर जाता है, बावजूद इसके सेकंड केस को ये चेक करता है, जो बनता ही नहीं है। अब मान लो कोई आए खोजते हुए, दीपक है क्या? दीपक वहाँ दिख गया तो भी आगे खोजते हुए पड़ेगा, तो हम लोग को क्या लगेगा? लगता है बहाना कर रहा था, दीपक को नहीं कुछ और खोज रहा है, ये दिया को खोज रहा है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अगर पहला कंडीशन मैच भी कर जाएगा फिर भी आगे की कंडीशंस को चेक करेगा ये। तो इफ और स्विच केस भी कंप्लीट हम लोगों का। अब एक लॉगिन सिस्टम का कल हमने बताया भी था आप लोगों को कि मैं चाहता हूं कि हमसे पहले हमारा क्या पूछे, यूज़र नेम पूछे और पासवर्ड पूछे, और यूज़र नेम पासवर्ड दोनों मैच कर जाए हमारे डेटाबेस के साथ तो लॉगिन अप्रूव कर दे, अदरवाइज लॉगिन डिनाई कर दे। कैसा रहेगा? तो यहाँ इंटर डे के जगह पे इंटर क्या लिख सकते हैं हम? यूज़र आईडी ऐसा लिख सकते हैं नहीं? हाँ, लेकिन ये चॉइस सही नहीं लग रहा है अभी। नेम ऑफ वेरिएबल के रूप में क्या डाल दिया जाए? यूज़र आईडी ऐसा डाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद क्या? पासवर्ड ऐसा डाल सकते हैं ना, प्रॉम्प्ट। और क्या डाल दिया जाए? इंटर यूज़र पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड। चलिए ये भी हमने यहाँ इनपुट ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना ये है कि दोनों जब मैच करे तो क्या लिखेंगे? इफ़। अब कहीं ऊपर एक जगह पे लिख के रख लिया जाए, बिकॉज अभी डेटाबेस कनेक्टिविटी तो हम लोग कर नहीं रहे हैं कि वहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड पहले उठाएंगे। तो हम यहाँ पे यू नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ यूज़र नेम एडमिन लिख करके रख लेते हैं। पी नाम का एक हम वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पासवर्ड भी लिख करके रख लेते हैं। चलेगा? अब यहाँ कंपेयर क्या करेंगे कि अगर यू का वैल्यू एडमिन से मैच कर जाए और पी का वैल्यू किससे मैच कर जाए? मतलब यूज़र आईडी का वैल्यू यू से मैच कर जाए और पासवर्ड का वैल्यू किससे मैच कर जाए? पी से मैच कर जाए। यही बात लिखनी होगी ना। तो क्या लिखेंगे? इफ़ यू
इक्वल टू क्या लिखेंगे, यूजर आईडी। अब क्या देंगे, एंड की और या एंड देंगे, बिकॉज दोनों मैच करवाना है यूजर। और फिर क्या देंगे, पी इक्वल टू पासवर्ड। अगर इक्वल टू पासवर्ड, अगर ऐसा हो तो क्या करो, एक अलर्ट दे दें, या किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा दें, ये भी तो हो सकता है। जो भी देना है तो चलो एक अलर्ट ही दे देते हैं। क्या अलर्ट दे देंगे, लॉगिन। और उसके बाद अगर ऐसा ना हो तो एल्स में क्या दे दो, एल्स में कोई मैसेज ही मत दो, कुछ भी मत दो, है ना। अब ज़रा इसको रन करके देखें, या पहले तो इसको कैंसिल कीजिए। अब आइए, यूज़र आईडी आपसे मांग रहा है, एडमिन डाल दीजिए। पासवर्ड क्या डाल रहे हैं, admin@12 डाल रहे हैं। तो कोई मैसेज नहीं आया, कोई अलर्ट आया नहीं आया। वंस अगेन रिफ्रेश किया, यूज़र आईडी क्या डालेंगे यहाँ पे, एडमिन। पासवर्ड क्या डालेंगे, admin@123। अब क्या आएगा यहाँ पे, एक लॉगिन का अलर्ट आया। तो बताइए यहाँ भी हम लोग क्या यूज़ किए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर, और साथ में क्या यूज़ किए हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किए हैं। इसमें आगे बढ़े हम लोग जरा सा और, तो कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ स्विच केस लिखना आ गया अपने को। और पहले अगर कोई लैंग्वेज पढ़े होंगे तो भी आता होगा। 6 नंबर पे बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या है, लूप। क्या है, लूप। अब लूप में भी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चॉइस है। और लूप किसके लिए यूज़ किया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो क्या बोलोगे, लूप किसके लिए यूज़ होता है, रिपीटेशन के लिए। किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, लूप का। और लूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप में पहली बात कि पहले नॉर्मल, क्या नॉर्मल या सिंपल जिसको कहते हैं, सिंपल लूप। और दूसरा क्या होता है, नेस्टेड लूप। दूसरा क्या हम लोग पढ़ेंगे, नेस्टेड लूप। नाम सुना हुआ तो लग रहा होगा। लूप के अंदर जो लूप चलाते हैं उसी को क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। अब जब सिंपल लूप पढ़ेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग चॉइस है। अब जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाइल, इसमें हम पढ़ेंगे डू वाइल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर इन, हम इसमें पढ़ेंगे फॉर ऑफ। ये अलग अलग हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। और यहाँ हम लोग नेस्टेड वाले में क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर। और फॉर के अंदर फिर फॉर। और लूप बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से कि लूप के बिना एक कंडीशन एज्यूम करो और बताओ कि मुझे नहीं पता कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे एप्लीकेशन में किसी स्टेप्स को कितनी बार रिपीट करना है। ये डिपेंड करता है कि यूज़र क्या वैल्यू इनपुट कर रहा है। इट मीन्स कि डायनेमिकली हमें ये डिसाइड करना है कि रिपीटेशन कितनी बार होना है। रिपीटेशन कितनी बार होना है ये पहले से नहीं पता, ये रन टाइम पर डिसाइड होगा कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को कितनी बार रिपीट करना है। तो इस काम को दो ही तरीके से करा जा सकता है, या तो लूप का यूज़ करके या रिकर्सन का यूज़ करके। लूप के लिए तो लूप का यूज़ करते हैं और रिकर्सन के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। दोनों सीखेंगे। इट मीन्स कि किसी भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करने का किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो मैकेनिज्म है, एक लूप और दूसरा फंक्शन। एक लूप और दूसरा फंक्शन। लूप के थ्रू जब हम किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं तो इसको बोला जाता है इटरेशन, है ना। लेकिन जब हम फंक्शन के द्वारा किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं तो इसको बोला जाता है रिकर्सन। तो रिकर्सन और इटरेशन ये दो तरीका हुआ किसी भी स्टेटमेंट को दोहराने का, रिपीट करने का। अब जब लूप चलाने की बात आती है तो लूप में भी दो है। एक हुआ कि
एक सिंपल लूप चला रहे हो आप, एक हुआ कि लूप के अंदर लूप चला रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट का मार्क्स मुझे इनपुट लेना है, या रन टाइम पे डिसाइड करना है, पूछना है यूजर से कि कितने सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है। यूजर अगर 3 डालेगा तो 3 बार लूप चलेगा, यूजर अगर 13 डालेगा तो 13 बार चलेगा। तो क्या बिना लूप चलाए हुए पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि यूजर के मन की बात हम लोग थोड़ी जानेंगे, क्योंकि हम लोग तो अवतार नहीं है, एक प्रोग्रामर है कि समझ जाएंगे यूजर अच्छा इतना ही बार रिपीट करना चाहे। तो उस केस में हमें लूप का या फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप पहला एग्जांपल जो हमने लिया कि यूजर से पूछना है कि कितने सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है, तब तो हम सिंपल लूप चलाएंगे। सिर्फ क्या काउंट करना है मुझे, तो सिर्फ हमें काउंट ये करना है, सब्जेक्ट की काउंटिंग करनी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रन टाइम पे आप पूछो कि कितने स्टूडेंट का कितने सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट करना है, अगर किसी ने बोल दिया कि मुझे सेल्समैन हमारे पास 5 है और हर सेल्समैन 4-4 प्रोडक्ट दिन भर में सेल कर रहा है, तो बताओ कि टोटल कितने का सेल हुआ। तो यहाँ एक लूप किसके लिए चलेगा? सेल्समैन की काउंटिंग के लिए। और सेल्समैन के अंडर में क्या होगा? सेल्स की काउंटिंग होगी। तो पहला जो आउटर लूप होगा उसमें वो आउटर लूप किसके लिए यूज होगा? सेल्समैन को काउंट करने के लिए। और उस आउटर लूप के अंदर जो हम लोग इनर लूप चलाएंगे वो किसके लिए? सेल्स अमाउंट को काउंट करने के लिए। तो किसी लूप के बॉडी में जो लूप चलाते हैं, तो बॉडी में जो लूप चल रहा है उसे इनर लूप बोलेंगे, और जो बाहर में लूप चल रहा है वो आउटर लूप है। अब लूप का फ्लो क्या होगा जब नेस्टेड लूप चलाएंगे? तो हर आउटर लूप के लिए इनर लूप मल्टीपल टाइम्स चलेगा। हर आउटर लूप के लिए अगर आउटर का पहला अगर काउंट है तो उसमें इनर अगर 3 टाइम्स चलना है तो 3 बार चलेगा। आउटर लूप सेकेंड इटरेशन में फिर 3 बार चलेगा इनर लूप, इस तरीके से। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो सेल्समैन वाला एग्जांपल ले लिया हमने, मान लो कोई हमें पैटर्न प्रिंट करना है, कोई पैटर्न बनाना है, मान लो मुझे किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, किसी एक नंबर का टेबल, तब तो वहाँ हम सिंपल लूप यूज करेंगे। लेकिन मुझे 1 से लेकर के 10 तक का या 50 से लेकर के 75 तक का, तो वहाँ हमें नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग लूप से पढ़ेंगे।